नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आप सभी ने देखा होगा कि बहुत सारी औरतों के बच्चेदानी में सूजन हो जाती है। अब हम हमेशा सुनते हैं कि इसके बच्चेदानी में सूजन हो गई है, जिसकी वजह से पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, मतलब वहाँ से खून बहुत ज़्यादा आता है मासिक धर्म के दौरान। इसके अलावा कमर के आसपास बहुत ज़्यादा दर्द होती है, उल्टी करने का मन करता है, कमजोरी महसूस होती है और सुबह में स्पेशली बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है। तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि बच्चेदानी में सूजन के कारण ये सभी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन आखिर बच्चेदानी में जब सूजन हो जाती है तो सबसे बड़ा कारण क्या है सूजन होने का? तो आज हम मेन चीज इसी को डिस्कस करने वाले हैं कि अगर बच्चेदानी में सूजन हो जाती है तो आखिर ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से सूजन हो जाती है। और कई स्त्रियों में ऐसा देखा गया है कि अगर सूजन हो गई है तो बहुत लंबे समय तक उनको कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, बहुत लंबे समय तक कोई जानकारी नहीं है और जब वो जाती हैं डॉक्टर के पास कोई और बीमारी को लेकर के, तब उनको अचानक से पता लगता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया या फिर आखिर ऐसा इस चीज के कारण ये हुआ है जिसकी वजह से बच्चेदानी में सूजन आ गई है। तो आज के लेक्चर में हम इसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं। ये तो हो गई आमतौर की भाषा में कि बच्चेदानी में सूजन हो गया है। अगर हम बोले मेडिकल टर्म में तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे क्या? हम बोलेंगे बल्कि यूट्रस, क्योंकि हम क्या बोलते हैं? बच्चेदानी को हम क्या बोलते हैं? यूट्रस बोलते हैं। तो हमने यूट्रस लिख लिया। ठीक है, अब जब सूजन हो जाती है बच्चेदानी में तो क्या होता है? तो वो बहुत ज्यादा भारी हो जाता है, उसमें भारीपन आ जाता है, उसका आकार नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है। तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं बल्कि, BULKY। बल्कि का मतलब होता है अपने नॉर्मल आकार से ज्यादा हो जाना और भारी हो जाना, क्योंकि जब सूजन होती है तो वो ज्यादा भारी हो जाती है, अपने आकार से ज्यादा बड़ी हो जाती है। या तो हम इसको बल्कि यूट्रस बोल सकते हैं या फिर हम उसको एनलार्ज, एनलार्ज का मतलब होता है बड़ा यूट्रस। ठीक है, एनलार्ज यूट्रस दोनों हम बोल सकते हैं। अब यूट्रस को हम क्या बोल सकते हैं? यूट्रस को हम हिंदी में बोलते हैं गर्भाशय, और आमतौर की भाषा में हम एक और चीज बोल सकते हैं यूट्रस को। वो क्या है? वो होता है वुम्ब। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोख, जो हम बोलते हैं कि कोख में प्रॉब्लम हो गई है। तो हिंदी में तो हम कोख बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम उसको वुम्ब बोलते हैं और हम उसको यूट्रस भी बोल सकते हैं, मतलब गर्भाशय भी बोल सकते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों को हमें साथ साथ लेकर के चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हमने बात किया कि बच्चेदानी में सूजन हो जाती है। अब पहला कारण तो ये होता है कि जब बच्चेदानी बड़ा होता है, एनलार्ज का मतलब होता है बड़ा हो जाना। तो जब बच्चेदानी में जब सूजन होती है मतलब वो बड़ा हो गया है अपने आकार से। अब बड़ा पहला कारण किस टाइम में होता है? पहला कारण ये है बड़ा होने का कि प्रेगनेंसी के टाइम में जब एक महिला गर्भवती होती है तो उस टाइम में उसकी जो बच्चेदानी है वो ज्यादा बड़ी होने लगती है। क्यों? क्योंकि उसके पेट में, उसके कोख में, उसके वुम्ब में बच्चा पल रहा है, इसीलिए उसकी बच्चेदानी दिन पर दिन बड़ी होते जाती है और बच्चे का ग्रोथ होता है। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल प्रोसेस। लेकिन अब ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से बच्चेदानी में सूजन होती है और ये बिल्कुल चिंताजनक होती है। और देखिए पहला क्या होता है? पहला अगर हम देखें कारण, CAU ऐसे लिखेंगे हम, मतलब कॉज। कॉज का मतलब होता है क्या? कॉज का मतलब होता है कारण। ठीक है, तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ साथ लिख रही हूँ। पहला क्या है? पहला है फाइब्रॉइड्स। ठीक है, पहला है फाइब्रॉइड्स। अब देखिए, अब हिंदी में भी अगर आप देखेंगे तो फाइब्रॉइड्स ही बोलते हैं। ठीक है, तो फाइब्रॉइड्स का क्या मतलब होता है? इसमें ये होता है कि जो हमारी गर्भाशय है, देखिए सबसे पहले आपको गर्भाशय के बारे में जानना चाहिए। तो देखिए इसकी आकार कुछ इस टाइप की होती है। अब मैं थोड़ा सा रफली बना देती हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ हो गया इस तरह। थोड़ा सा गंदा बन जा रहा है फिगर, लेकिन आप समझ जाएंगे। चलिए ये हो गया हमारा गर्भाशय। चलिए ये हो गया हमारा ये हो गया वेजाइना,
ये हो गया हमारा वेजाइना। देखिए जो गर्भाशय होता है, मतलब जो हमारी यूट्रस होती है, ये कुछ इस टाइप की होती है। अब यूट्रस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब इसके अगर हम भाग देखें तो 3 भाग है। 3 भाग कौन से? देखिए यहाँ से यहाँ तक यूट्रस को हम ऊपर से, देखिए ये होगा पूरा हमारा यूट्रस यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब जो यूट्रस है इसको हम 3 भाग में बांट देते हैं। ऊपर का जो इतना भाग है जो कि निकला हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फंडस, FUNDUS, फंडस, ठीक है। बीच वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? मतलब इतने वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं बॉडी, फंडस बॉडी। और यहाँ से यहाँ तक क्या बोलते हैं? यहाँ से यहाँ तक को हम बोलते हैं सर्विक्स, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक सर्विक्स बोलते हैं। और नीचे में ये क्या है? ये है वेजाइना। देखिए वेजाइना से ब्लड भी आता है पीरियड्स के दौरान, और वेजाइना में सेक्स भी किया जाता है। तो जब वेजाइना से, यानी कि बॉडी के अंदर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो बॉडी के बाहर से वेजाइना को अगर हम देखेंगे तो सिर्फ एक होल दिखेगा, और उस होल के अंदर में रास्ता बना हुआ है, थोड़ा सा रास्ता है वेजाइना का। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है सर्विक्स की, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सर्विक्स। और ऊपर में हो गई हमारी बॉडी जिसमें बच्चा पलता है, और ये वाली जो फूली हुई भाग है जो कि हल्की सी निकली हुई है, उभरी हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फंडस। तो यूट्रस को हम मेनली 3 भाग में यहाँ पे बांट देते हैं। अब अगर बात करें यूट्रस के परत की, यानी कि यूट्रस के लेयर की, गर्भाशय की लेयर कितनी होती है, गर्भाशय की परत कितनी होती है, तो इसकी 3 परत होती है, ठीक है। अगर बाहर वाले परत की बात करें, अगर मानिए कि अगर आपके पास, अगर ये आपका हाथ है, ठीक है, तो आगे वाला भाग कुछ और टाइप का दिखता है, पीछे वाला भाग कुछ और टाइप का दिखता है। अगर आप ये वाली स्किन को हटा लेंगे तो अंदर वाली स्किन कुछ और टाइप की होगी। तो इसको हमने क्या बोला? इसको हमने बोला कि ये हमारे हाथ की लेयर्स है, ये हमारे हाथ की परत है। तो यहाँ पे सेम यूट्रस की परत होती है, 3 परत होती है। यूट्रस थोड़ी सी मोटी होती है, लेकिन बाहर से अगर हम देखेंगे तो इसके कुछ और परत है। बीच में जो होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है, अंदर वाली वो थोड़ी सी और मोटी होती है। तो बाहर वाली को हम क्या बोलते हैं? बाहर वाली को हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम, ठीक है, पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम। बीच वाली को हम क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम। और अंदर वाली को हम क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। अब बच्चा पलता किसमें है? बच्चा सबसे अंदर वाली परत, यानी कि यहाँ वाली परत में पलता है, जो कि काफी मोटा होता है। और ये एंडोमेट्रियम जो है वो बच्चे को बड़ा होने में बहुत सपोर्ट प्रदान करता है। बाहर वाली जो परतें हैं वो भी देती है अपना सपोर्ट, लेकिन बच्चा पलता किसमें है? अंदर वाली परत में, क्योंकि बच्चा गर्भाशय के सबसे अंदर वाली परत में ही रहता है, ठीक है। ये हम समझ गए। अब देखिए, अब यूट्रस क्या है, क्यों है, सर्विक्स क्या है, इसकी लंबाई कितनी होती है, वेजाइना क्या है, वहां से कौन सी पदार्थ निकलती है, कौन सी पदार्थ का सिक्रीशंस होता है जिसकी वजह से महिलाओं में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। इन सभी के बारे में मैंने एक डिटेल लेक्चर लिया है। तो यूट्रस क्या है इसके बारे में भी बताया है, सर्विक्स क्या है बहुत डिटेल से बताया है। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लिए आप उस वाले लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि बच्चेदानी में सूजन आखिर क्यों हो जाता है, मेन कारण क्या होते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो और आपको बहुत आसानी से एकदम चुटकियों में समझ में आ जाए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने देखा कि लेयर्स 3 होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम सबसे बाहर वाली हो गई, मायोमेट्रियम बीच वाली हो गई, और एंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाली परत को हम बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि फाइब्रॉइड्स पहला कारण है, पहला एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है और बहुत सारी महिलाओं में होती है। जो महिला 50 की उम्र को पार कर जाती है उस महिलाओं में ये बहुत ज्यादा, लगभग 80% महिलाओं में इस कारण की वजह से बच्चेदानी में सूजन होने लगती है। आखिर इसमें होता क्या है, देखिए ये जो हमारी गर्भाशय है इसमें ट्यूमर्स बनने लगते हैं, यहाँ पे बनने लगेंगे, ऊपर से बनने लगेंगे, यहाँ पे एंडोमेट्रियम में अंदर से बनने लगेंगे ट्यूमर्स। अब ट्यूमर्स क्या होते हैं, ट्यूमर्स होता है कि नॉन कैंसरस होते हैं वो, मतलब ऐसे ट्यूमर छोटी छोटी गांठ टाइप की होती है, जैसे कि हमारे फेस पे पिंपल निकल जाता है, ठीक उसी तरह यहाँ पे पिंपल से थोड़ा सा बड़ा सा जैसे कि घाव हो जाता है, वैसे यहाँ पे बनने लगता है। अब ये नॉन कैंसरस होते हैं, मतलब ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो कैंसर को पैदा नहीं करते हैं, लेकिन इसकी वजह से यहाँ पे ट्यूमर्स हो जाते हैं। जब ट्यूमर्स
ट्यूमर्स होता है तो बहुत सारी महिलाओं को पता भी नहीं लगता है कि उनको ट्यूमर्स है, लक्षण भी नहीं आते हैं। जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो अचानक से उनको मालूम होता है कि उनके बच्चेदानी में ट्यूमर्स हो रखी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अब ये ट्यूमर्स क्यों हो जाते हैं? देखिए, बॉडी में जब भी हार्मोन का फ्लक्चुएशन होगा, जब भी हार्मोन की गड़बड़ी होगी, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के हार्मोन्स की जब गड़बड़ी हो जाती है, अब हार्मोन्स यहाँ से कौन से निकलते हैं? हार्मोन्स निकलता है एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन निकलता है, ठीक है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। तो जो ये दोनों हार्मोन है, जब इसमें फ्लक्चुएशन आ जाती है, इसमें जब गड़बड़ी आ जाती है, उस टाइम में यहाँ पे ट्यूमर्स बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है और 80% महिलाओं को ट्यूमर्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या समझा? यहाँ पे आपने यही समझा कि जो फाइब्रॉइड्स होती है वो बहुत बड़ा कारण है बच्चेदानी में सूजन होने का, क्योंकि अगर यहाँ पे ट्यूमर्स बन गई है, चाहे वो कैंसर वाली हो चाहे वो नॉन कैंसर वाली हो, वो क्या करेगी? वो यहाँ पे सूजन को पैदा कर देती है, जिसकी वजह से महिलाएं में क्या होती है, महिलाओं के कमर के आसपास बहुत ज्यादा दर्द होती है। जब उनके पीरियड्स आते हैं तो उनको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, क्योंकि उनका एज क्या है, उनका एज 50 साल है। तो हो सकता है कि उस टाइम में उनका पीरियड्स खत्म होने वाला हो, तो उस टाइम में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। साथ ही साथ जो ब्लीडिंग होती है तो बहुत दर्द उनको महसूस होता है। जब वो सेक्स करती है तब उनको बहुत पेन महसूस होता है, बहुत दर्द महसूस होता है। तो ये सभी चीजें हो सकती है अगर आपके बच्चेदानी में सूजन है, और उसका कारण क्या हो? उसका कारण क्या हो? फाइब्रॉइड्स हो। अब एक बात हमें याद रखनी है कि फाइब्रॉइड्स को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। दूसरा नाम क्या है? फाइब्रॉइड्स का दूसरा नाम है हमारा यूटेराइन मायोमा, यूटेराइन मायोमा, ठीक है, मायोमा, यूटेराइन मायोमा। चलिए, यहाँ पे हमने देख लिया कि आखिर बच्चेदानी में सूजन होने का पहला कारण क्या है। अब दूसरे कारण को हम देखते हैं, एडिनोमायोसिस, एडिनोमायोसिस। अब इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम दूसरे नाम से बोलते हैं एडिनोमायोसिस यूटेराई, ठीक है, एडिनोमायोसिस यूटेराई से भी हम बोल सकते हैं। अब इसमें क्या हो जाता है, देखिए, अगर आपकी ये क्या है, ये आपकी अगर गर्भाशय है, चलिए यहाँ पे मैं शॉर्ट में बना दूं, ठीक, इधर, ठीक है। चलिए, अगर ये गर्भाशय है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम है, जो हमारी सबसे अंदर वाली लेयर थी, जो महिला के बच्चेदानी की सबसे अंदर वाली परत होती है, जिसको हमने क्या बोला, जिसको हमने बोला एंडोमेट्रियम, ठीक है। वो जो एंडोमेट्रियम है, इस टाइप की जो परत है, इस टाइप की जो टिश्यू है, वो यहाँ पे एक्स्ट्रा बनने लगती है, यानी कि गर्भाशय के अंदर भी बनने लगेगी। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, अगर ये मेरा हाथ है, ठीक है, अगर ये हाथ है तो समझिए कि यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे अगर छोटा छोटा सेम ऐसे ही टाइप का जो स्किन हो वो यहाँ पे आने लगे तो क्या होगा? तो ये नॉर्मल होगा क्या? नहीं, ये बिल्कुल एबनॉर्मल चीजें होंगी, क्योंकि बॉडी में यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। अगर ये हमारा हाथ है तो ये इसी टाइप का होना चाहिए, यहाँ पे एक्स्ट्रा मांस या फिर मसल्स यहाँ पे नहीं होना चाहिए। सेम इसी तरह क्या होता है, गर्भाशय के सबसे अंदर वाली परत होती है, जिसको हमने बोला एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो उस टाइप की जो टिश्यू होती है, उस टाइप की जो परत होती है, वो अंदर में तो होती ही है, साथ ही साथ गर्भाशय के ऊपर या फिर ओवरी के आसपास भी कहीं कहीं पिंपल की तरह यहाँ पे होने लगती है। तो हम क्या बोलते हैं? तो हम बोलते हैं उसको एडिनोमायोसिस यूटेराई हम बोलते हैं, या फिर हम उसको एडिनोमायोसिस बोल सकते हैं। अब जब ऐसा होता है तब भी महिलाओं में क्या होता है, तब भी महिलाओं में पीरियड्स के दौरान उनको बहुत तेज दर्द होता है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, सेक्स करने के टाइम में बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है, कमर के आसपास बहुत ज्यादा दर्द होता है। देखिए, ये जो सभी कारण है ये बहुत सारी महिलाओं में पाए जाते हैं, और लगभग 80% महिलाओं में जब भी प्रॉब्लम आती है, उनके बच्चेदानी में जब भी सूजन हो जाता है, तो मेन यही सब कारण होते हैं जिनकी वजह से यहाँ पे सूजन हो जाता है, ठीक है। तो तीसरा कारण क्या है? तीसरा हमने क्या देखा? तीसरा हमने देखा
कैंसर अगर हो जाता है, ठीक है, कैंसर बोलिए या फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में आप कैंसर बोल लीजिए। अब कैंसर कहाँ पे हो जाएगी? कैंसर हो जाएगी या तो यूट्रस में हो जाएगी, मतलब बीच वाले भाग में हो जाएगी, या फिर क्या हो जाएगा, सर्विक्स में यहाँ वाले भाग में हो जाएगी, या फिर ओवरी में जहाँ पे अंडा बनता है यहाँ पे हो जाएगा। तो जब कैंसर की स्थिति जब बन जाती है तो उस टाइम में भी बच्चेदानी में सूजन आता है, बच्चेदानी में भारीपन हो जाता है क्योंकि वो अपने आकार से बड़ा हो गया है, वो एनलार्ज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें सूजन आ गई है। उस टाइम में भी जब उनका पीरियड्स होगा तो उनको बहुत ज्यादा ब्लड निकलेगा, दर्द बहुत ज्यादा होगा, पेनफुल कंडीशन होगी, सेक्स के दौरान उनको पेन महसूस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कैंसर की स्थिति बन जाती है तब भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है और बहुत सारी महिलाओं में ऐसा कारण देखा जाता है, ठीक है। तो ये तीनों सबसे बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से सूजन होती ही है, ठीक है। इसके बाद चौथा क्या है? चौथा देखिए, अगर ओवेरियन सिस्ट हो गया है, ठीक है, सिस्ट या फिर कह लीजिए इसको ओवरी सिस्ट हो गया है। अब ओवरी में जब सिस्ट बन जाए, अब ये जो सिस्ट होती है वो कैंसरस नहीं है, लेकिन क्या होती है, एक गांठ टाइप की होती है। जैसे समझिए, जैसे कि अगर हमें चेचक हो जाता है तो कैसे होता है, दाना निकलता है, वो क्या होता है, वो थोड़ा बड़ा सा हो जाता है या फिर किसी किसी को छोटा भी होता है और उस दाने के अंदर में पानी भरा होता है। सेम उसी टाइप से सिस्ट होता है और वो हमारे बच्चेदानी के अंदर में पाया जाने वाला, जिसको हम बोलते हैं ओवरी। अब वहां पे क्या निकलती है, यहां से निकलता है एग, इसको हम बोलते हैं अंडा। अब महिलाओं में एग बनता है और पुरुष में स्पर्म बनता है, ठीक है। जब एक एग और जब एक स्पर्म आकर के मिलते हैं तो एक बच्चे का निर्माण होता है और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जाइगोट, जब वो दोनों मिलते हैं तब, ठीक है। तो ये तो बहुत बाद की बात हो गई, लेकिन देखिए यहाँ पे आपको समझना क्या है कि ओवरी जहां पे अंडा बनता है वहां पे क्या हो गया है, वहां पे सिस्ट बनने लगा है। अब जब वहां पे सिस्ट बनता है तो सिस्ट क्या होती है, एक पिंपल लाइक स्ट्रक्चर होती है और उसमें पानी भरा होता है, उसको हम बोलते हैं सिस्ट, ठीक है। चलिए, अब जब ओवरी में सिस्ट बन जाती है तो उस टाइम में क्या होगा, इसका आकार बड़ा हो जाएगा क्योंकि वहां पे सिस्ट है। अब जब सिस्ट है तो नॉर्मल फंक्शन तो डिस्टर्ब होंगे ही। अब जब नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब हो गए तो वहां पे सूजन आना शुरू हो गया है। तो क्या होगा, तो बच्चेदानी में भी सूजन आना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे सूजन होगी पूरे बच्चेदानी में आपके सूजन होने लगेगी। अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से दर्द होगा, कमर के पास दर्द होगा और आपको आगे वाले एरिया में भी यानी कि पेट के आसपास भी आपको दर्द महसूस हो सकता है। साथ ही मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि पीरियड्स के दौरान आपको क्या होंगे, ब्लीडिंग बहुत हेवी हो सकती है। इसके बाद क्या हो सकता है, सेक्स करने में पेन महसूस हो सकता है। तो इन सभी कारण में लक्षण बिल्कुल सेम आते हैं। कमजोरी हो सकती है, उल्टी करने का मन हो सकता है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, खाना आपको नहीं पच सकता है, खून की कमी हो सकती है। तो ये सभी कारण हम देख सकते हैं, सभी कारण की वजह से लक्षण हम देख सकते हैं कि ये सभी लक्षण आप में आएंगे, ठीक है, अगर ओवेरियन सिस्ट हो जाती है तो। अब पांचवा क्या है, पांचवा है PCOS। अब क्या है इसका फुल फॉर्म, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। अब इसमें यही है कि बहुत सारे सिस्ट बन जाते हैं इस ओवरीज में। अब एक का दुक्का सिस्ट नहीं है, बहुत सारे सिस्ट है, तो उस टाइम में भी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाता है। अब देखिए, जब भी ऐसा हो जाता है तो हम इलाज क्या करते हैं, हम ट्रीटमेंट क्या देते हैं पेशेंट को। लक्षण तो मैंने आपको बता दिया कि थकान महसूस होती है, बहुत कमजोरी महसूस होती है, उल्टी करने का मन करता है जिसको हम बोलते हैं नोजिया, और उल्टियां अगर होती है तो हम बोलते हैं वॉमिटिंग। ये मैंने हमेशा बताया है अपने लेक्चर में, NAUSEA बोलते हैं हम नोजिया को। अगर उल्टी करने का मन करता है तो खून की कमी हो सकती है, सुबह में बहुत कमजोरी आपको महसूस हो सकती है। साथ ही क्या हो सकता है, पूरे बॉडी में आपको बहुत तेज या फिर हल्का हल्का दर्द आपको महसूस हो सकता है। बहुत देर तक आप बहुत हेवी काम आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके कमर में दर्द रहता है। साथ ही पीरियड्स के दौरान आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, सेक्स करने के दौरान बहुत ज़्यादा पेन महसूस हो सकता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल ब्लीडिंग हो सकती है। मतलब अगर आपको ब्लीडिंग होगी तो उस टाइम में आपको बहुत तेज दर्द होगा, ठीक है। तो ये सभी लक्षण देखे जा सकते हैं। अब इलाज कैसे करें, अब ट्रीटमेंट कैसे करनी है। अगर फाइब्रॉइड्स की कंडीशन है तो हम क्या दे सकते हैं, तो जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होते हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स,
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देखिए, इसका मतलब ये है कि जो बच्चा पैदा ना करने की स्थिति में देते हैं, मतलब अगर किसी महिला को बच्चा नहीं चाहिए तो क्या करते हैं, तो वो बर्थ कंट्रोल पिल्स यानी कि बच्चा ना हो इसीलिए वो दवाइयां लेते हैं। तो वैसी दवाइयों को हम दे सकते हैं। क्यों हम देंगे इसमें वैसी दवाइयों को? क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है। अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन निकलती कहां से है? हमारे यूट्रस से, हमारे ओवरी से निकलती है। तो क्या होगा? तो होगा ये कि अगर हार्मोन की डिसबैलेंस है, अगर हार्मोन की इम्बैलेंसेस है, ठीक है, डिसबैलेंसेस कह लीजिए, इम्बैलेंसेस कह लीजिए, अगर हार्मोन्स की गड़बड़ी हो गई है यहाँ पे, तो क्या होगा? तो इसमें जो एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरॉन है वो हेल्प करेंगे इस टाइम में, ठीक है। तो हम दे सकते हैं बर्थ कंट्रोल पिल्स, महिला को हम दे सकते हैं। साथ ही वो जो कॉपर टी टाइप का आता है, जैसे टी शेप का होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? IUD डिवाइस बोलते हैं, जिसको अगर महिला के सर्विक्स के आसपास लगा दिया जाए तो बच्चा नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस हम बोलते हैं, ठीक है। तो उस टाइम में हम वो डिवाइस भी लगा सकते हैं, क्योंकि उस डिवाइस में प्रोजेस्टेरॉन होता है, तो उस डिवाइस को हम लगा करके भी कर सकते हैं ट्रीटमेंट, ठीक है। अगर किसी महिला को एडिनोमायोसिस की वजह से बच्चेदानी में सूजन आती है तो हम क्या कर सकते हैं? इस टाइम में हम क्या कर सकते हैं? इस टाइम में हम एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दे सकते हैं। अब ये क्या है? देखिए, इस टाइम में क्या है? सूजन है, तो सूजन के खिलाफ जो दवाइयां काम करेगी हम उसको दे रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। अब इसमें क्या आती है? इसमें आती है हमारा आइबुप्रोफेन। इसमें क्या आता है? आइबुप्रोफेन, जिसमें क्या आता है? एडविल। देखिए, आइबुप्रोफेन में भी हम क्या दे सकते हैं? एडविल हम दे सकते हैं। कब? जब एडिनोमायोसिस की कंडीशन होती है तब। अब तीसरा क्या है कि अगर कैंसर हो जाए, ठीक है, अगर कैंसर की स्थिति बन जाए तो हम क्या करेंगे? पहला तो हम ये कर सकते हैं कि सर्जरी कर सकते हैं, SURGERY, सर्जरी कर सकते हैं। अब सर्जरी हम दो चीज़ों की कर सकते हैं। पहला तो ये कि हम यूट्रस को पूरा हटा सकते हैं, क्योंकि उसमें कैंसर हो रखी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हिस्टेरेक्टमी। क्या बोलते हैं? अगर यूट्रस को सर्जरी के माध्यम से पूरा हटा देते हैं तो हम क्या बोलते हैं मेडिकल टर्म में? तो हम मेडिकल टर्म में उसको बोलते हैं हिस्टेरेक्टमी। अगर यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हो जाए या फिर अगर सिर्फ सिस्ट बना रहे तो उस टाइम में हम क्या करेंगे? सिर्फ उस सिस्ट को हटाएंगे, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? तो हम उसको बोल सकते हैं मायोमेक्टमी, ठीक है, मायोमेक्टमी। अब ये क्यों करते हैं? फाइब्रॉइड्स के केस में हम करते हैं। अगर फाइब्रॉइड्स के केस में हम सर्जरी करते हैं, वहां पर जो सिस्ट बन गई है, वहां पर जो ट्यूमर्स बन गए हैं, अगर हम उसको रिमूव करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? मायोमेक्टमी, ठीक है। मायोमेक्टमी हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि फाइब्रॉइड्स का दूसरा नाम क्या था? फाइब्रॉइड्स का दूसरा नाम हमने क्या लिखा था? हमने लिखा था यूटेराइन मायोमस, ठीक है, यूटेराइन मायोमस लिखा था, इसीलिए मायोक्टमी वहां से आया है। ये सभी बातें आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए, अब जब कैंसर की स्थिति है तो हमने सर्जरी कर दिया, मतलब यूट्रस को हम सीधा पूरा हटा सकते हैं, जिसको हमने बोला हिस्टेरेक्टमी हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? कीमोथेरेपी। अब कीमोथेरेपी क्या होती है? कीमोथेरेपी का मतलब होता है वैसे ड्रग्स, वैसी दवाइयां जो हम कैंसर के पेशेंट को देते हैं उनके कैंसर के डिजीज में, ठीक है। तो इस टाइम में हम कीमोथेरेपी कर सकते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा हम यहाँ पे रेडिएशन थेरेपी कर सकते हैं, मतलब किरणों के माध्यम से हम पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जहां पे भी कैंसर होती है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कि बच्चेदानी में अगर कैंसर हो गई है तो वहां पे हम लेजर लाइट के माध्यम से या फिर लेप्रोस्कोप के माध्यम से या फिर हम रेडिएशन थेरेपी कर सकते हैं, जिसमें हम किरण के माध्यम से वहां पे जो भी कैंसरस सेल है बच्चेदानी में उसको हम डायरेक्ट खत्म कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें हम कर सकते हैं। सर्जरी कर सकते हैं, कीमोथेरेपी कर सकते हैं, रेडिएशन थेरेपी हम कर सकते हैं जब कैंसर का कंडीशन हो तब, ठीक है। तो इन सभी चीजों के माध्यम से हम क्या करते हैं? हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। और आप हमेशा पूछते हैं कि नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स
मैं हमेशा टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ, लेकिन आपको नोट्स खुद से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। मान लीजिए कि अगर एक टॉपिक है तो उस टॉपिक को आप एक पेज ले, या फिर अगर आपके पास कॉपी है तो आप एक कॉपी ले, और उस एक ही पेज में, कॉपी के एक ही पेज में आपका पूरा टॉपिक कवर होना चाहिए। ठीक है, बहुत छोटे छोटे शब्दों में बहुत छोटा छोटा उसको करके आपको पूरे एक कॉपी में पूरे टॉपिक को कवर करना है, ताकि रिवीजन करने में आपको आसानी हो। देखिए, बुक में भी बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें लिखी होती है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होती है वो हमें समझनी होती है, और वो कुछ ही इंपॉर्टेंट होती है, उसको आप समझे और अपने कॉपी में आप उसको शॉर्ट नोट्स के रूप में लिखें। इससे क्या होगा, इससे आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी और समझने में भी आपको दिक्कत महसूस नहीं होगा। तो इस तरह से आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं और उसका रिवीजन करें। लेकिन अब दिक्कत ये आ जाती है कि अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं और रिवीजन नहीं करते हैं, फिर आप दोबारा से पढ़ते हैं, फिर आपको दोबारा से कंफ्यूजन होती है। ये क्यों होती है? क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया हुआ है। आपको रिवीजन हर 3 दिन पे करना है। मैंने आपको क्या बोला था? हर 3 दिन पे आप रिवीजन करें। इससे क्या होगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें बिल्कुल से फिट बैठ जाएगी। जैसे एक बोलते हैं, संस्कृत में कहावत है, पुस्तकस्था तु या विद्या पढ़हस्तगतम च धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। इसका मतलब ये है कि पुस्तक में रखी हुई विद्या और दूसरों के हाथ में दिया हुआ धन जरूरत के समय किसी काम नहीं आया करते। तो अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना लिया है और आप उसका रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तब वो आपके कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसको रिवाइज नहीं किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की आपको बातें थोड़ी बहुत समझ में आई होंगी, और जो भी टॉपिक मैं पढ़ाती हूँ, कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जा करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं और मैं उनके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करती हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, तो शुरुआत के जो ईयर्स होते हैं उसमें बहुत सारे डाउट्स होते हैं। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी उसी स्टेज से गुजरी हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।